नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म। एक बड़ा अच्छा शेर है कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। दरअसल हम इस बात को लेकर आज हाजिर हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो नताइज आए हैं हालिया, उसमें जो अक़लियतों की अपनी जो हिस्सेदारी है वो किस हद तक है, उनमें जो कामयाबी की शरह है वो कितनी है, क्या हमने सही तौर पर कमर बांधा, क्या हमने सही तैयारी की और क्या हमें जितना हासिल करना था हमने किया, क्या बहुत कुछ हासिल हो गया या अभी हासिल करने को बहुत कुछ बाकी है। ऐसे कई सवालात हैं जिस पर आज हम कोशिश करेंगे कि इस पर खातिर खा गुफ्तगू हो कि यूपीएससी के नताइज और हम। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो नताइज आए हैं 2019 वाले, और उसका नतीजा जो आया है उसमें कुल जो कामयाब तलबा हैं या हम ये कह लें कि जो उम्मीदवार हैं वो हैं 829, और इन 829 में से 44 ऐसे तलबा हैं जो मुस्लिम हैं, जिनमें से जामिया मिलिया इस्लामिया की कोचिंग एकेडमी से कुल 25 कामयाब हुए हैं उम्मीदवार। इन 25 में से 14 अक़लियती बिरादरी के हैं, मुसलमान हैं। गुज़िश्ता साल जामिया इस्लामिया की जो कोचिंग है उससे 49 उम्मीदवार कामयाब हुए थे, उसके मुकाबले इसका जो आज इस बार मुज़ाहरा है वो कमज़ोर रहा है। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने जो कोचिंग कराया था उसमें 27 कामयाब हुए, जिनमें से अब 23 जो हैं वो मुस्लिम हैं, और जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के 6 कामयाब उम्मीदवार हैं, जिनमें से 2 मुस्लिम हैं। तो लगभग तमाम जो है नतीजे सामने हैं, लेकिन इनमें हमें अब ये वक्त है ये जानने समझने का कि हमारी कोशिशें जो हैं वो इतनी थी कि वो सही तौर पर रंग लाई हैं, उनमें कुछ कहीं कमी तो नहीं रह गई। आखिर क्या वजह है कि टॉप 10 में, टॉप 20 में, टॉप 30 में, टॉप 40 में हमारा नाम नहीं है। हम चूँकि हमारे नाजरीन जो हैं उनसे हम बात कर रहे हैं कि जो अक़लियती तबका है वो किस हद तक इसमें कामयाब होता नज़र आ रहा है, और उसकी जो कोशिशें हैं, जो काविशें हैं, और बिल्कुल कम्युनिटी लेवल पर भी काविशें होती रहती हैं, तो उसका नतीजा खातिर खा आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, कुछ कमियां तो नहीं रह जा रही हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2019 के नताइज में जो मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबी ज़रूर हासिल की, मजमूई तौर पर 44 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। कुल यूपीएससी में जो 829 जो उम्मीदवार कामयाब हुए, उनमें से जो कामयाब तलबा हैं उनकी तादाद 44 है मुसलमानों की। और आप पिछली बार का आंकड़ा अगर हम बताएं, आपको आदाद शुमार बताएं, नहीं 2018 के जो नतीजे आए थे तो उसमें कुल जो तादाद थी उम्मीदवार तलबा की या उम्मीदवारों की, कामयाब उम्मीदवारों की, वो थी 759। 2018 के इम्तहान के नताइज जो थे, और उन 759 में से 29 मुस्लिम कैंडिडेट ने कामयाबी हासिल की थी, जो कि इस बार 44 है, तो वो फासला ज़्यादा लग रहा है। लेकिन 2017 के जो नताइज आए थे, यानी 2019 का नताइज का जो नतीजा है वो हालिया है, 2017 के जो नताइज थे उसमें कुल 990 उम्मीदवार कामयाब हुए थे, और उन 990 में से 44 ने, जो कि माइनॉरिटी से थे, मुस्लिम थे, वो कामयाबी हासिल की थी। तो 990 के मुकाबले जो 2017 में हुआ था वो 2019 में 829 ही टोटल कामयाब तलबा हैं या उम्मीदवार हैं, इनमें से 44। तो कुछ अंदाजे से ये बेहतर नतीजा लगता है, लेकिन इसमें कमी कहाँ रह गई और अच्छा कर पाने में, उसमें थोड़ा हम गौर व फिक्र करेंगे। हमारे साथ कई तलबा या हम ये कह लें कि वो कामयाब उम्मीदवार हैं जो कामयाब हुए हैं, अब वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सुफियान अहमद जुड़ेंगे हमारे साथ, मोहम्मद नदीमुद्दीन जुड़ेंगे, मोहम्मद आकिब जुड़ेंगे। तो ये और इसके अलावा हम कुछ एक जो कामयाब स्टूडेंट्स हैं उनका सीधा हम जो हमसे नहीं जुड़ पा रहे, लेकिन उनके हमने तासुरात मंगाए हैं अपने पास। जैसे कुपवाड़ा का एक एग्जांपल आपको हम दे दें, कुपवाड़ा से हमारे साथ जो हमने वहाँ से उनके तासुरात मंगाए हैं, तो कुपवाड़ा में जो कामयाबी के बाद कुपवाड़ा ज़िले से 2 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। हम आपको बारी बारी से उनका बयान सुनाएंगे कि कामयाबी के बाद वो क्या तासुरात उनके हैं, क्या कहते हैं, सुनिए ज़रा के बारे में। पर ये है कि
बचपन से लेकर के 12th तक बहुत सारे इंसान के चेंज होते रहते हैं, कभी बोलता है मैं ये करना चाहता हूँ, कभी ये कभी वो। फिर मैंने जो 12th एग्ज़ाम जब मैंने पास किया, उसके बाद मैंने जो JKCET का एग्ज़ाम होता है वो सब इंजीनियरिंग वगैरह के लिए, उसके लिए मैंने अप्लाई नहीं किया था, मैंने वो नहीं दिया था क्योंकि तब तक मेरा इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया था उसमें। फिर मैंने इकनॉमिक्स ऑनर्स किया जामिया मिलिया इस्लामिया से। वो सब्जेक्ट मैंने अपने भाई की चॉइस पे चूज़ किया था, मुझे उसके बारे में तब तक कुछ भी नहीं पता था। और फिर ग्रेजुएशन के दौरान मुझे इसके बारे में पता चला, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि फ़ाइनली यही चीज़ है एक जो मैं करना चाहती हूँ। UPSC CSE मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। और उसके बाद मैंने उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की, थोड़ा बहुत कॉलेज से मैंने अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग की, और फिर मैंने सोशियोलॉजी अपना ऑप्शनल चूज़ किया। और फाइनली मैंने 2018 में अपना पहला अटैम्प्ट दिया, जिसमें मैं प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाई, लेकिन 2019 में इस एग्ज़ाम में मुझे 350 रैंक हासिल हुआ। ये घर वालों का किस तरह का साथ रहा? पूरा क्रेडिट है ये मेरे माँ बाप को जाता है इसमें, क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक तो ये कि मेरी फैमिली में जो हमारी परवरिश हुई लड़कियों की, और मेरा एक भाई है उसकी, हम में कभी फ़र्क नहीं किया गया, और हमें वो हर फ्रीडम मिली, वो हर लिबर्टी मिली जो इंसान जिसके लिए चाहता है कि जो उसके पास हो। मैंने अपने सारे डिसीजंस जो है वो मैंने खुद लिए हैं, और इनका सपोर्ट रहा, हमेशा साथ रहा, इमोशनली एंड फाइनेंशियली हर तरह का सपोर्ट रहा। किस तरह अब कौम की जो है वो खिदमत करना चाहते हैं, वो किस तरह का जज्बा होगा आप में? ये जो फील्ड है इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप लोगों की हेल्प लोग की हेल्प कर सकते हैं, बहुत तरह से आप हेल्प कर सकते हैं। किसी की छोटी छोटी हेल्प भी इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन उसे महसूस हो सकता है। और अब आपको बता दें कि हमारे साथ कुछ ख़ास और जो कामयाब उम्मीदवार हैं वो जुड़ चुके हैं। सुफियान अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो ऑल इंडिया रैंकिंग उनकी 303 की है। सुफियान साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस ख़ास प्रोग्राम में। और नदीमुद्दीन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मोहम्मद नदीमुद्दीन, आपका जो रैंक है वो 461वां है। आपका भी बहुत इस्तकबाल न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में। और साथ ही फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं फ़िरोज़ आलम साहब। बहुत ही पहले मुबारकबाद आपको तो फ़िरोज़ साहब। उसकी वजह ये भी है कि फ़िरोज़ साहब जो है दिल्ली में बतौर कांस्टेबल वो तैनात भी थे, ड्यूटी पर थे, लेकिन मतलब ये कि उनकी कोशिशें आगे बढ़ने की लगातार जारी रहीं, और फ़िरोज़ साहब ने फिर वो इसको बीट किया और वो अच्छी रैंक के साथ आ भी गए। तो फ़िरोज़ साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं क्या? फ़िरोज़ आलम साहब मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अच्छा, बहरहाल मैं अब वो जुड़ते हैं तो उनसे फिर बात करूंगा कि उन्हें ये तजुर्बा कैसा। फ़िरोज़ आलम साहब, मेरी आवाज़ मिल पा रही है आपको? फ़िरोज़ आलम, हमने जैसा कि बताया कि उनकी आगे बढ़ने की ये कोशिश लगातार जारी रही, और बतौर एक कांस्टेबल वो ड्यूटी अंजाम देते रहे, लेकिन वो अपने को इस इम्तहान में शामिल किया उन्होंने, और वो कामयाब हुए हैं। ये एक अच्छी बात है। हमारे साथ सुफियान अहमद जुड़ चुके हैं। सुफियान, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या आप यहाँ तक पहुँचना चाहते थे या और बेहतर करना चाहते थे? जी, ज़ाहिर सी बात है। पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी एस्पिरेंट होता है तो अपनी जर्नी शुरू करने से पहले हमेशा एलिट सर्विसेज को टारगेट करता है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो मेरा भी यही इरादा था और यही एम था कि मुझे भी डबल डिजिट रैंक मिले। हालांकि मुझे इस बार जो है अपने तीसरे अटैम्प्ट में 303 रैंक मिली, तो मैं शुक्रगुजार, फॉर्चुनेट समझता हूँ खुद को जी। काफ़ी। और फिरोज साहब, सुफियान साहब, पहला सवाल आपसे हो गया। मैं यही सवाल नदीमुद्दीन साहब से करना चाहूँगा। नदीमुद्दीन साहब, हालांकि बड़ा कई बार अजीब लगता है, लेकिन फिर भी मैं सवाल करूंगा कि आप जहां तक पहुंचे, जो रैंक आपको हासिल हुआ, उम्मीद जाहिर है इससे और बेहतर की रही होगी? नदीमुद्दीन साहब। बट मैं काफ़ी खुश हूँ सर, क्योंकि मेरा जो पहला प्रेफरेंस, जी सर जी, क्योंकि मेरा पहला प्रेफरेंस इंडियन पुलिस सर्विस के लिए है सर।
जी। और इस रैंक पर जो मेरा पहला चॉइस था वो मुझे सर्विस मिल जाएगी। और पिछले साल भी मैंने इस एग्जाम को क्लियर किया था और मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस में अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है। जी। मैं खुश तो था लेकिन सेटिस्फाइड नहीं था। ओके। तो इसीलिए मैंने एग्जाम फिर से दोबारा से लिखा और मेरा रैंक इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो मैं पूरा उम्मीद से हूँ कि मुझे इंडियन पुलिस सर्विस, जो कि मेरी पहली प्रेफरेंस है, वो मुझे मिल जाएगी इस एग्जाम के जरिए। चलिए, बहुत खूब। हमने जैसे कि इसका उन्वान रखा है कि यूपीएससी हम कहाँ तक पहुँचे, यूपीएससी और हम कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक हमें पहुँचना था, क्या हमें वो हासिल हुआ या कुछ अभी और हासिल करना है। हम जो डेटा देख रहे हैं यहाँ पर 829 में 44 जो कैंडिडेट्स हैं जो अक़लियती तबके से आते हैं, माइनॉरिटी से आते हैं, और वो 44 हैं। 759 में 29 थे पिछली बार, उससे पहले 2017 का जो नतीजा था वो 990 में 44 थे। तो मोहम्मद आकिब साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गालिबन। आकिब साहब, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? जी सर, आवाज़ आ रही है? जी हाँ। मोहम्मद आकिब साहब, आपको ये खबर जब मिली, कब मिली, कैसे मिली और क्या तासुर था? आप सेटिस्फाइड हैं? और सर, खबर तो यहीं पे मतलब मैं घर पे ही हूँ अभी आजकल। तो उसी टाइम पे फिर हम लोगों ने चेक किया वेबसाइट के थ्रू जब रिजल्ट आया। तो अभी के लिए तो सर बहुत ही खुशी का माहौल है कि जो भी रिजल्ट आए हैं उससे मैं बहुत खुश हूँ। अब सर सर्विस एलोकेशन के बाद पता चलेगा कि कौन सी सर्विस अलॉट होती है जी। और अभी मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस है, तो और उसके बाद सर आईपीएस है। ओके। तो अब सर डिपेंड करेगा जो भी सर्विस अलॉट होती है सर, उसमें तो सर हम लोग अपना 100% देंगे और देश की सेवा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जी। चलिए, हमने तीनों से पहले तासुरात ले लिए हैं। अब मेरा एक सवाल आप लोगों से ये है, बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए भी, कि आप क्या ऐसी चीज़ है आकिब साहब जो आपको इस बात पे मजबूर करती है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाएं, आप आईएएस या आईपीएस ही बने, और इसके पीछे वजह क्या है? शोहरत, या फिर ये कि एक ओहदा, रुतबा, या कुछ और? है वो इस पब्लिक स्पिरिट है सर, क्योंकि सर सिविल सर्विसेज वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम सर लोगों से हमेशा जुड़े रहें सर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सकें सर ग्राउंड लेवल पे। तो यहाँ पे एक्चुअली सर जब हम लोग छोटे थे तो मुझे इंस्पिरेशन मिला था हमारे एरिया के एक आईएएस ऑफिसर साहब से, तो उनके थ्रू ही तो फिर मुझे लगा कि अगर हम लोग ग्राउंड लेवल पे छोटे छोटे चेंजेस लाएं तो वो छोटे छोटे चेंजेस सर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं लोगों के जिंदगी में बदलाव लाने के लिए। जी। तो मेरा शुरू से ही सर लोगों से कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है, तो मैं चाहता था कि मैं हमेशा बड़ा होकर के भी लोगों के साथ ही काम करूं सर, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों से जुड़ा रहूं और उनके लिए कुछ किसी अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो सिविल सर्विसेज सर ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे मैं लोगों से जुड़ा रहकर और लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर सकूं। जी। तो आपको लगता था कि एक ऐसी जगह हो सकती है, ये एक ऐसा मौका हो सकता है कि जहां पर पहुंचकर फिर हम लोगों के काम आ सकते हैं। मोहम्मद नदीमुद्दीन साहब, आपका क्या तासुर ताल्लुक से है? मतलब जब आपने ये सोचा कि हमें सिविल सर्विसेज कंप्लीट करना है, आप पिछली बार भी आप आए, फिर इस बार और अच्छा बेहतर करने की कोशिश की, आप बेहतर नतीजा पाया आपने। मैं यही जानना चाहता हूं कि सिविल सर्विसेज में ऐसा क्या रखा है? मतलब वर्दी की एक ख्वाहिश होती है, शोहरत होती है, लाल बत्ती होती है, क्या चीज़ ऐसी है जो आपको जोड़ती है या उन तमाम लोगों को जोड़ती है कि नहीं हम यूपीएससी ही निकालेंगे? सर पहले तो मैं अपने पर्सनल लेवल की मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं एक एनसीसी कैडेट रह चुका हूं जी अपने स्कूल और कॉलेज में, और मैं भारत स्काउट्स का भी हिस्सा रह चुका था। तो यूनिफॉर्म को मैंने बहुत करीबी से फील किया है, और मेरे जस्ट घर के सामने ही एक पुलिस स्टेशन है। अच्छा। तो बचपन से ही एक सपना था, बचपन से ही मैं पुलिसमैन को देखता रहता था। तो कहीं ना कहीं ख्वाहिश रहती थी कि मैं भी आईपीएस ऑफिसर बनूं। और सोसाइटी में सर जो भी चीज होती है, पहले जो इमीडिएट रिस्पॉन्डर्स होते हैं वो इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर होते हैं। तो मुझे लगा सर कि मैं एज अ आईपीएस ऑफिसर जब बन जाऊंगा तो लोगों की खिदमत डायरेक्टली करूंगा इमीडिएटली जी। तो बहुत ज्यादा टाइम ऐसे होता है कि सर जो वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं या जिनके पास रिसोर्सेस नहीं होते हैं,
तो उनको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम कभी फेस करनी पड़ती है जी। तो मेरा मोटिव यही रहेगा कि सर जब मैं जाऊं ये पावर गैप बिटवीन पीपल एंड पुलिस ये कम करूं और पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ाऊं पुलिस पे और कम्युनिटी पुलिसिंग मॉडल जो कि सिटीजन्स खुद पुलिसिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, हेल्प करेंगे और क्राइम को कंट्रोल करेंगे। तो ये मेरी प्रायोरिटीज थे सर और यही मेरा इंस्पिरेशन था। मेरे घर के सामने जो पुलिस स्टेशन है वो मेरा इंस्पिरेशन था। वो आपका इंस्पिरेशन था। तो ये एक बहुत असल बात यहाँ पर सामने आई उन तमाम लोगों के लिए जो अभी इस तरफ अपना रुख कर रहे हैं कि वो भी ऐसा मुकाम हासिल करें, ऐसे कि सपना देखना चाहिए। जैसे नदीमुद्दीन साहब ने अपने घर के सामने पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को आते जाते देखकर एक सपना देखा कि मुझे भी इस तरह का यूनिफॉर्म चाहिए, और वो आपके लिए कैटलिस्ट का काम करता है, आपको जोड़े रखता है आपको अपने मिशन से। सुफियान, आपसे भी यही सवाल है, क्या चीज यूपीएससी की तरफ ही आपको रागिब करती रही? देखिए, इसका एक सीधा आंसर, डायरेक्ट आंसर तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे होस्ट ऑफ फैक्टर्स होते हैं। इसमें आप रुतबा भी कह सकते हैं, इसमें पावर भी कह सकते हैं, इसमें एक अंदर से फील आता है कि लगता है कि हम ये सर्विस ज्वाइन करेंगे तभी हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा जी। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि मुझे एक अंदर से एक लालसा रही है कि मैं लोगों के बीच रहूं, मैं ना कि मैं एक आइसोलेशन में रहूं, ऑफिस जॉब करूं 9 to 7 वाली या 9 to 5 वाली जॉब, और जो कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी भी प्लेसमेंट वगैरह में मैंने रजिस्टर नहीं किया। सुफियान, थोड़ी आवाज़ आपकी और बढ़ सकती है, थोड़ा ऊंचा बोले थोड़ा। सर्विस आपको जी जी। हेलो जी, आप बोलिए। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। मेरे साथ कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं था कि मुझे सिर्फ रुतबे के लिए या सिर्फ पावर के लिए चाहिए। रुतबा, पावर, फेम तो एक फैक्टर होता ही है, साथ साथ ये फैक्टर भी होता है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ भी होती है जी। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन सर्विस ज्वाइन करने के बाद ही मिल पाएगा, मुझे शायद प्राइवेट सेक्टर में वो सेटिस्फेक्शन ना मिल पाए। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे जो है लोगों के बीच रह करके जो है अपना काम करना, उनके बीच रह करके उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, इस चीज़ ने मुझे इस सर्विस की तरफ खींचा है। और सिविल सर्विसेज एक ऐसा आपको मकाम दे देती है, काफ़ी यंग एज पे, काफ़ी कम उम्र में आपको ऐसा मकाम देती है जहाँ पे आप डायरेक्टली ग्रास रूट लेवल पे इन्वॉल्व हो सकें जी, जो कि मतलब मेरे ख्याल में अनमैचेबल है, जो कि किसी और जॉब या प्रोफेशन के साथ नहीं है। अच्छा, अब आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो देखिए, एक बड़ा अजीब सी एक टेंडेंसी होती है कि जब भी कभी नतीजे आते हैं, आप तो मोबाइल का दौर आ गया, वरना पहले अखबारों में जब लिस्ट आती थी तो लोग जो है पान की दुकान पे और चौक चौराहों पे भीड़ सी लग जाती थी कि भाई यूपीएससी का या बीपीएससी का या एमपीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है। तो कहते हैं कि जो तरक्की होती है उसका जो पैरामीटर है उसकी शुरुआत अपने ख़ानदान घर से होती है। ख़ानदान है, फिर वो अपने घर है, फिर वो मोहल्ला है, समाज है, आपकी अपनी कम्युनिटी है। कम्युनिटी डेवलप करती है तो सोसाइटी डेवलप करती है, सोसाइटी डेवलप करती है तो शायद क्या आपको लगता है कि मौजूदा हालात में 829 में से 44 के नतीजे क्या हमारी कम्युनिटी के लिए काफ़ी हैं या ये ज़्यादा होने चाहिए? विदाउट अ डाउट काफ़ी तो नहीं है, बिल्कुल। जो हमारी कम्युनिटी का परसेंटेज है पॉपुलेशन में, मुस्लिम कम्युनिटी का स्पेशली, तो उसके प्रोपोर्शन में तो नहीं है। ये मेयरली 3 to 4% है और ये काफ़ी सालों से इसी 3 to 4% के आसपास जो है आंकड़ा रुका हुआ है। जी। तो बहुत ज़रूरत है कि इस आंकड़े को बढ़ाया जाए। एटलीस्ट अगर हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड हो तो पॉपुलेशन के बराबर ही सिविल सर्विसेज में और हर प्रोफेशन में हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम धीरे धीरे बिट्स एंड पीसेस में मेहनत करते रहेंगे और साथ में पब्लिसाइज भी करते रहेंगे चीज़ों में, सक्सेसफुल स्टोरीज को कम्युनिटी मेंबर्स की, तो उससे ये इंस्पिरेशन का मकाम हासिल होगा बाकी कम्युनिटी मेंबर्स को। बहुत अच्छा। नदीमुद्दीन साहब, आपसे भी यही सवाल है कि हमें मतलब कम्युनिटी का ग्रोथ होगा तो जाहिर है वो कम्युनिटी से ही देश भी बनता है, तो देश का भी ग्रोथ होगा, देश में भी खुशहाली आएगी और तरक्की आएगी। क्या बहुत कुछ करना क्या बाकी रह गया है कि ये जो परसेंटेज है ये बढ़े? सर, आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है कि लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग सिविल सर्विसेज के जो लिए है, अवेयरनेस बहुत कम है। जैसे मिसाल के तौर पे सर, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, मैं बीदर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के स्टेट से हूं, और मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से पहला कैंडिडेट था जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जिन्होंने क्लियर किया अब तक कंट्री के मतलब हिस्ट्री में। तो लेकिन
आज के बाद, जैसे सर लास्ट टाइम की मैं बात कर रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे ये इस डिस्ट्रिक्ट से 2 लोग हैं जिन्होंने क्लियर किया। तो मेरे हिसाब से सर चेंज अभी हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। और कहीं ना कहीं जैसे एक और मैं आपको बात बताऊंगा सर, जैसे बीदर में एक एयरफोर्स स्टेशन भी है, एयरफोर्स स्टेशन का बेस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर यहाँ से आज तक हम लोग कोई भी इंडियन एयरफोर्स यहाँ से ज्वाइन नहीं किए। अच्छा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर हम अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करें। हम बस इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल तक महदूद रह जाते हैं। हम अपने ऑप्शंस को ज्यादा डाइवर्सिफाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसी के लिए हम अब से कोशिश भी कर रहे हैं सर। तो आई थिंक आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सर ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, यानी कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा दूसरे भी प्रोफेशन जैसे लॉ हो गया, डिफेंस हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, पुलिस हो गया, इसमें भी हमारा रिप्रेजेंटेशन आने वाले दिनों में जरूर बढ़ेगा सर। तो डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है सर। डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, एक सोच का जो एक लिमिटेड दायरा है उससे अलग होने की जरूरत है। और मोहम्मद आकिब, मेरा सवाल आपसे भी यही होगा। 2-3 बातें खास यहां पर सामने आई। एक तो ये कि सपना देखना आना चाहिए, जैसा एपीजे अब्दुल कलाम भी कहा करते थे कि सपना देखा कीजिए, आप ड्रीम कीजिए कि आपको बनना क्या है, उसके बारे में सोचिए। तो सपना देखना आना चाहिए हमें, और उसके बाद हम उसमें मुस्तकिल उसके तैयारी में हमें लगे रहना चाहिए। और एक आकिब, आपसे जानना चाहूँगा, आप इसमें क्या ऐड करोगे ताकि अब आपके पीछे जो लोग भी रह गए हैं और ये जो परसेंटेज है ये भी जो कम रह गया ये बढ़े आगे? सर बाकी जैसे सुफियान भाई ने बता दिया और नदीमुद्दीन भाई ने ऑलरेडी बता दिया है जी, बट मैं उसमें यहाँ पे जो मैं कहना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल सर पेरेंट्स का होता है सर। क्योंकि जैसे मेरे एरिया में सर हम लोग काफी बैकवर्ड एरिया से आते हैं। कौन सा इलाका है आपका? सर संत कबीर नगर सर, यूपी में, ईस्ट यूपी में, गोरखपुर के और पहले से। जी हाँ। तो यहाँ पे सर अवेयरनेस लोगों में, जैसे नदीमुद्दीन भाई ने ऑलरेडी बताया, कि बहुत ही कम है। तो इसकी वजह से सर लोगों में सर वो एजुकेशन एज अ पर्पज कुछ जो सर्व कर सकता है सर, वो दिखता नहीं है। तो लोग लॉन्ग टर्म उतनी प्लानिंग नहीं करते हैं। उनको लगता है अगर एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा सर। लोग बहुत ही क्विक रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं सर। तो जनरली लोग यहाँ से, जैसे मतलब यहाँ की स्पेशली सर ये चीज है कि अपने बच्चों को जनरली मुंबई भेज देते हैं या तो फिर कहीं सऊदी भेज देते हैं सर काम करने के लिए। तो सर यहाँ पे पेरेंट्स की भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो एजुकेशन में एक पर्पज ढूंढें, ताकि बच्चे केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सर चेंज ला सकते हैं। और जैसा बताया ऑलरेडी कि हमको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, और सर कुछ अच्छे रोल मॉडल्स की जरूरत है सर। हाँ। हमारे कम्युनिटी में कुछ अच्छे रोल मॉडल्स की जरूरत है सर, जिनको देख के लोग आगे बढ़ सकें सर। जैसे हमारे यहाँ पे ऑलरेडी IAS ऑफिसर साहब थे जिनके बारे में मैंने बताया, वो एक तरीके से मेरे लिए रोल मॉडल बने रहे सर। तो मैं भी चाहता हूँ जैसे मैं अपने एरिया के लिए कुछ रोल मॉडल बन सकूँ, लोग मुझको देख के आगे बढ़े तो सर वो बहुत खुशी की बात होगी। तो क्या भाई जिस एरिया से आते हैं सर, उनको देख के लोग आगे बढ़े, बहुत खुशी की बात होगी सर। जैसे नदीमुद्दीन भाई ने बताया, तो उनके एरिया से लोग सर उनको देख के आगे बढ़े तो सर बहुत खुशी की बात होगी सर। तो ऐसे सर धीमे धीमे जब सर लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे आने वक्त में सर चेंजेस आएंगे सर। धीमे धीमे रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हो रहा है, और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस बारे में कि आगे आने वाले वक्त में थोड़े थोड़े रिप्रेजेंटेशन करके बढ़ेंगे सर, और लोग और इस फील्ड में आएंगे और अलग अलग फील्ड में भी जाएंगे जी। एक ऐसे दौर में जब खास तौर से IT सेक्टर का बोलबाला है, बिजनेस का है, अभी कोरोना को लेके वक्त तौर पे जो भी हालात हो, लेकिन वो है, उसमें भी सिविल सर्विसेज का चार्म क्या कम हुआ है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन मैं आप लोग से ये जानना चाहता हूँ कि सपना है और एक लगातार लगे रहने की मेहनत है, पेरेंट्स का अपना किरदार है और ख़ानदान के जो बड़े हैं उनका अपना किरदार है, वो सब मिलजुल के इसको एक तरह से नरिश करें, जैसे हम एक छोटे से पौधे को बनाते हैं। एक चीज़ आपसे और ये जानना चाहूँगा सुफियान साहब कि एक आम तौर से ये बात जहन में ये भी आती है कि अगर सिविल सर्विस करना है तो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन लेने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। क्या ये डर वाकई मतलब सही है, या इससे अलग होकर के भी कुछ रास्ते हैं जिससे हम इस मंजिल को हासिल कर सकते हैं? सुफियान जी, मेरा मानना है कि कोचिंग्स जो है, कोचिंग करना ये एक इनसिक्योरिटी होती है स्टूडेंट की। उसको लगता है, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता था कि अगर मैं कोचिंग ज्वाइन नहीं करूँगा तो हो सकता है कुछ छूट जाए मुझसे। तो इसी वजह से मैंने कोचिंग ज्वाइन की। लेकिन कोचिंग करने के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि कोचिंग के बगैर भी आदमी सेल्फ स्टडी से भी इस एग्ज़ाम को जो है परस्यू कर सकता है, इस एग्ज़ाम के लिए एम अचीव कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस एग्ज़ाम के अंदर हमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हमें पढ़ने हैं या बहुत ज़्यादा ही एक जो है बहुत मेहनत करनी है। इसमें मतलब मेरे ख्याल में रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस का ज़्यादा रोल, साथ साथ पेशेंस का ज़्यादा रोल रहा है।
तो मटेरियल बहुत ज़्यादा एम्पली अवेलेबल है इन मार्केट में, बहुत ज़्यादा गाइडेंस की भी कोई कमी नहीं है आजकल सोशल मीडिया के दौर में, यूट्यूब वगैरह पे, ब्लॉग्स वगैरह के दौर में जो है हर जगह मतलब जो है इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है। तो आदमी बस अपनी सेल्फ स्टडी करे, अच्छे से पढ़ाई करे और प्रॉपर गाइडेंस के अंडर पढ़ाई करे तो मेरे ख्याल से आदमी निकाल सकता है इसको एग्जाम को। ठीक है, इसी का एक छोटा जवाब और नदीम साहब आपसे भी चाहूंगा कि कोचिंग जरूरी है, निहायत ही जरूरी है, उसके बगैर नहीं हो सकता, सिविल सर्विसेज हम बीट नहीं कर सकते, क्या ये सही है? जी नहीं सर, एक दौर था जब शायद इसका जवाब मैं कहता कि जरूरी है, बट आज के टाइम पे सर कोचिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंस है गाइडेंस। क्योंकि आप कहीं पे भी हो, लेकिन किससे गाइडेंस चाहिए हमें, कौन गाइड करेगा? आप अपने ही शहर में हैं, लेटेस्ट से जी गाइडेंस सर, बस आपको एक इंटरनेट कनेक्शन और एक मोबाइल फोन की जरूरत है जी। और जितने भी टॉपर्स हैं, हर टॉपर हर साल अपने यूट्यूब पर वीडियोस देते हैं कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की, पहले अटेम्प्ट में कौन कौन सी गलतियां की और कौन कौन सी गलतियां आपको अवॉइड करना है। तो अगर हम जो टॉपर्स हैं, मिसाल के तौर पे जैसे सुफियान भाई हैं, मैं हूं, तो अगर हम लोग अपने गलतियां शेयर करें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे और वो अगर गलतियां प्रिपरेशन के दरमियान जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं वो अवॉइड करें, तो बहुत जाहिर सी बात है कि वो अपने इनिशियल अटेम्प्ट में यानी कि पहले अटेम्प्ट में ही इसको क्लियर कर सकते हैं। और रही बात सर, दिल्ली जैसे मुकाम पे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमदर्द स्टडी सर्कल, जामिया मिलिया इस्लामिया का रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, जहां पे आप बस एक मेरिट बेसिस पे आपका एडमिशन हो सकता है और आपको बहुत नॉमिनल फी पे करनी पड़ती है। तो अंग्रेजी में कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। उसी के हिसाब से आई थिंक फाइनेंशियल एस्पेक्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट्स आपको रहने की फैसिलिटी, पढ़ाई करने की फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी दे देते हैं बहुत ही कम पैसों में, बस मिनिमल चार्जेस में। तो मुझे नहीं लगता कि सर ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा जिसको ठीक है। बहुत अच्छी बात की आपने। 1 मिनट रह गया मेरे पास, आकिब से शुरू करते हैं। आकिब, क्या आप जो हासिल करना चाहते थे वो हो गया, क्या पीछे पलट के एक बार देखेंगे? जो लोग इस रास्ते में अभी हैं, सफर उनका अधूरा है, उनके लिए क्या करेंगे? सॉरी सर, एक बार क्वेश्चन प्लीज रिपीट करें। जी, आवाज नहीं मिल रही आपको? सर एक बार क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आप अपने मंजिल तक पहुंच गए, लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो अभी रास्ते में है, मंजिल तक नहीं पहुंचे, उनके लिए क्या करेंगे आप सब? सर पहले तो जो लोग अभी भी रास्ते में हैं उनके लिए तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि रास्ते एक्चुअली टफ होंगे, टफ हो सकते हैं, बट अगर वो लोग हार्ड वर्क करते रहेंगे तो उनको सक्सेस जरूर मिलेगी सर। सही डायरेक्शन में अगर सही हार्ड वर्क डालेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। और दूसरी चीज सर, हम लोग जब सर्विस में जाएंगे तो पूरी कोशिश रहेगी कि सर ओवरऑल ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए सर, ओवरऑल सर हर एक पब्लिक के लिए जिस भी सर्विस में रहें सर, हम लोग सबको सर्विसेज जितनी भी पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि ओवरऑल सबका डेवलपमेंट हो सके। सबका डेवलपमेंट हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, हमें अफसोस है कि बात नहीं कर पाए फिरोज साहब से। फिरोज साहब जो कांस्टेबल की हैसियत से काम कर रहे थे, ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन वो अपनी कोशिश लगातार उन्होंने जारी रखी और फिर इस बार सिविल सर्विसेज में उन्होंने उसको बीट किया। वो IAS या IPS बनेंगे। तो जाते जाते एक छोटा शेर है कि मायूस होके जह दे मुसलसल न छोड़ दे, जख्मों के बाद हाथ में गौहर भी आएंगे। बहुत शुक्रिया।